हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की हिंदी बसंत कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 7 हिंदी बसंत कर रहे हैं। तो आज का पहला पाठ है हमारा। ठीक है, और एक क्लास में हम 5 पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, कवि परिचय, सारांश और क्वेश्चन आंसर में। तो पहला पाठ रहेगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सेवंथ क्लास का पहला लेसन है ये। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, कवि परिचय देखते हैं इसका। हिंदी साहित्य जगत के प्रगतिशील कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन की जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की ये रचना रहेगी। वे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 5 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म। भाई, उनकी कविताओं में सरलता, साहस, ओज, तेजस्वनी, प्रेम, करुणा, प्रकृति प्रेम, व्यंग्य, प्रगतिशीलता सभी गुण सामान्य रूप से झलकते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रकृति एवं पक्षियों से प्रेम की स्पष्ट झलक है। भाई, ठीक है, ये क्या है? कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सारांश देखते हैं कविता का। प्रस्तुत कविता में कवि ने पंछियों के माध्यम से जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का प्रयत्न किया है। पंछी कहते हैं कि हम खुले आकाश में घूमने वाले नभचर हैं। हमें पिंजरे में बंद करने से सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। श्रवण जड़ित पिंजरे में मत रखो, इसकी सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख बिखर जाएंगे। श्रवण जड़ित यानी सोने से बना हुआ पिंजरा। हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। पंछी आजाद होकर नदी झरनों का पानी पीना चाहते हैं। पंछी सोने की कटोरी में रखी मैदा की जगह नीम की कड़वी निबोरी खाना पसंद करते हैं। पंछी कहते हैं कि ऊंचे पेड़ों की डालियों पर झूलना तो जैसे एक सपना बनकर रह गया है। वे आकाश में उड़कर अपनी सीमा से भी परे जाना चाहते हैं। वही जीना और मरना चाहता है। कवि के अंत में कवि ने अंत में पंछी से कहना चाहा है कविता के अंत में पंछी ने कहना चाहा है कि चाहे उनके घोंसले उजाड़ दे, परंतु उनसे खुला आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता न छीने। आकाश ही उनका घर है। भाई, ये हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का सारांश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचनाकार कौन है? तो 1 महादेव वर्मा, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 शिव मंगल सिंह सुमन या अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेखक रहेंगे। पंछी कैसे पिंजरे में बंद है? जो पंछी है वो कैसे पिंजरे में बंद है? भाई, 1 लोहे के, 2 श्रवण के, 3 चांदी के, 4 लकड़ी के। तो श्रवण के पिंजरे में बंद है पंछी। 2 ऑप्शन ठीक रहेगा। पंछी कहाँ रहना चाहते हैं? तो 1 घर में, आजाद हवा में, खुले आसमान में, पिंजरे में। तो खुले आसमान में पंछी रहना चाहते हैं। भाई, 4th क्वेश्चन है पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? तो बारिश का, नल का, बहते झरनों का या कटोरी का। तो पंछी बहते झरनों का पानी पीना पसंद करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कटुक शब्द का क्या अर्थ है? कटुक शब्द का भाई क्या अर्थ है ये हमें बताना। 1 मीठा, 2 खट्टा, 3 कड़वा, 4 उपरोक्त सभी। तो कड़वा, कटुक शब्द का क्या अर्थ है? कड़वा। भाई, 6ठा क्वेश्चन है पिंजरे में रहकर पंछी क्या भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं पंछी? भाई, पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान, अपना गीत, अपना गति उड़ान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपनी गति उड़ान को भूल गए हैं। 7वां क्वेश्चन है अनार के दाने किसका प्रतीक है? जो अनार के दाने हैं वो किसका प्रतीक है? तो 1 आसमान के तारे, 2 अनार फल के दाने, 3 लाल मोती या उपयुक्त सभी। तो भी अनार के दाने आसमान के तारे के प्रतीक रहेंगे। 8वां क्वेश्चन है होड़ा होड़ी का क्या अर्थ है? होड़ा होड़ी का क्या अर्थ है? मुकाबला, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होड़ा होड़ी का अर्थ रहेगा। मुकाबला भी होड़ा होड़ी को कहते हैं, प्रतिस्पर्धा भी होड़ा होड़ी को कहते हैं और प्रतियोगिता भी। भाई, 9वां क्वेश्चन है
पक्षियों ने क्या प्रतिज्ञा ली? पक्षियों ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो एक क्षितिज पाना, पिंजरा तोड़ देना, क्षितिज न पाने के लिए मर जाना, क्षितिज पाना या मर जाना। तो भाई क्षितिज पाना या मर जाना। ठीक है, ये पंछियों ने प्रतिज्ञा ली थी भाई। 10वां क्वेश्चन है, नीड शब्द का अर्थ है। जो नीड शब्द है इसका क्या अर्थ है? नीड का क्या अर्थ होता है? एक घोंसला, दो कटोरी, पंछियों का पिंजरा, इनमें से कोई नहीं। तो नीड का अर्थ है घोंसला। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। दूसरा पार्ट है भाई दादी माँ। ठीक है, दादी माँ है, इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है दादी माँ के लेखक। लेखक परिचय देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। सिंह शिव शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को वाराणसी के गांव में हुआ था। 19 अगस्त 1928 को वाराणसी के गांव में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नीला चांद, दिल्ली दूर है, अलग अलग वैतरणी इनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक रचनाएं हैं। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की है नीला चांद, दिल्ली दूर है, अलग अलग वैतरणी इनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक रचनाएं रहेंगी। अब सारांश करते हैं दादी माँ का। इस कहानी में जो दादी माँ है वो किस विधा से? कहानी से, भी ध्यान रखना है। इस कहानी में लेखक ने अपने और अपनी दादी के निस्वार्थ प्रेम संबंध के विषय में बताया है। जब भी लेखक उदास होता है तो उसे अपनी दादी माँ की याद आती है। दादी माँ ममता की साक्षात मूर्ति थी। जब भी गांव में कोई बीमार होता दादी माँ वहां पहुंच जाती। इन्हें 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। जो दादी माँ थी उसको भाई कितने प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे? तो 50 प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। हाथ लगाने मात्र से ही मलेरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों का सही अनुमान लगा लेती थी। वे कौन कौन सी बीमारियों का अनुमान लगा लेती दादी माँ? निमोनिया और मलेरिया का। और लोगों को कर्ज के पैसे ना लौटाने पर कड़वी बातें तो कहती थी, परंतु उनकी दयनीय दशा को देखकर कर्ज माफ कर देती थी। वे उन्हें जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। इस प्रकार संपूर्ण कहानी में लेखक ने उनकी विशेषताओं को लेकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। तो ये दादी माँ कहानी का सारांश था। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम। पाठ के लेखक का नाम बताइए। पाठ के लेखक का क्या नाम है दादी माँ का? तो एक शिव मंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, यतीश अग्रवाल, नागार्जुन। तो दो ऑप्शन ठीक रहेगा। शिव प्रसाद सिंह दादी माँ लेखक के, दादी माँ कहानी के लेखक रहेंगे भाई। आगे क्वेश्चन है, लेखक की कमजोरी क्या थी? लेखक की कमजोरी क्या थी भाई? तो घर ना जाने की, घर में लड़ाई झगड़ा करने की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। तो लेखक की कमजोरी थी भाई घर की याद सताने की। तीसरा क्वेश्चन है, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? जो दादी माँ थी उसका व्यक्तित्व कैसा था? तो एक स्नेह और ममता भरा, दो क्रोध पूर्ण, तीन चिड़चिड़ा या चार झगड़ालू। तो स्नेह और ममता भरा व्यक्तित्व था दादी माँ का। फोर्थ क्वेश्चन है, दादी माँ उदास क्यों रहती थी? जो दादी माँ थी वो उदास क्यों रहती थी भाई? पड़ोसी से झगड़ा होने के कारण, अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने के कारण, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण, या पुत्र की मृत्यु, पुत्र आएगा यहाँ पर, पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण। तो भाई दादी माँ क्यों उदास रहती थी? दादा की मृत्यु हो जाने के कारण भाई। तो 4 का 3 ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते हैं? ठीक है, जो पाठ दे रखा दादी माँ उसमें जो बच्चे हैं वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें झागदार पानी में नहाते हैं भाई? आषाढ़, माह, कवार, भादो। तो कवार के महीने में बच्चे झागदार पानी से नहाते हैं। छठा क्वेश्चन है, दादी माँ ने किसका कर्ज माफ किया भाई? जो दादी माँ थी उसने किसका कर्ज माफ किया था? रामी की चाची का, घर के नौकर का, मुख्तियारी ताई का, या किशन भैया का। तो रामी की चाची का कर्ज माफ किया था दादी माँ ने भाई। सातवां क्वेश्चन है, वात्या चक्कर का क्या अर्थ है? वात्या चक्कर का क्या अर्थ है भाई? तो
बातों का चक्कर, सुदर्शन चक्कर, जल चक्कर या बवंडर। तो वात्या चक्कर का अर्थ है बवंडर। क्या है? बवंडर भाई। 7 का 4 ठीक रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, निकसार का क्या अर्थ है? निकसार का क्या अर्थ है? घर का बाहरी हिस्सा जिधर रास्ता निकलता है, ठीक है, घर का अंदरूनी हिस्सा, दालाल या घर का केंद्रीय भाग। तो भाई निकसार का अर्थ है घर का बाहरी हिस्सा जिधर रास्ता निकलता, भाई निकसार। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को किस प्रकार नचाता है? जो परिस्थितियां हैं उसका वात्या चक्र जीवन को किस प्रकार नचाता है, ये हमें बताना है। तो सूखे पत्ते की तरह, बिच्छू के काटे हुए की तरह, नर्तक की तरह या मोर की तरह। तो भाई मोर की तरह। ठीक है, 4 ऑप्शन ठीक रहेगा। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को मोर की तरह नचाता है। 10वां क्वेश्चन है, दादी माँ किस बात को लेकर पागल हो जाती थी? भाई दादी माँ किस बात को लेकर पागल हो जाती थी? यदि कोई, पहला है, यदि कोई रोगी के पास ना बैठे, यदि कोई उनकी बात ना सुने, यदि कोई मरीज की चादर ना बदले, यदि कोई उनकी बताई दवाई ना ले। तो भाई यदि कोई मरीज की चादर ना बदले तो बूढ़ी दादी पागल हो जाती थी, इस बात को लेकर पागल हो जाती थी भाई। तीसरा पार्ट है हिमालय की बेटियां। ठीक है, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं भाई। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के और दादी माँ। अब तीसरा पार्ट है हिमालय की बेटियां भाई। ठीक है, हिमालय की बेटियां के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन जी रहेंगे हिमालय की बेटियां। अब लेखक परिचय देखते हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1918 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र था। क्या था भाई नागार्जुन का वास्तविक नाम? तो नाम वेदनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली भाषा में यात्री नाम से साहित्य सर्जन किया। हिंदी में भाई नागार्जुन नाम से साहित्य लिखा और मैथिली भाषा में यात्री नाम से साहित्य लिखा था। नागार्जुन पेपर में पूछे जाते हैं भाई। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य भी मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। भारत भारती, दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, ये नागार्जुन को प्राप्त है भाई। 5 नवंबर 1998 को आपका निधन हो गया था भाई। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1918 में और निधन हुआ 1998 में। तो अब करते हैं सारांश हिमालय की बेटियां पाठ का भाई। प्रकृति की अपनी अनूठी सुंदरता होती है। प्रकृति की बेजोड़ सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं होता। न जाने कितने ही कवियों और लेखकों ने प्रकृति की सुंदरता को शब्दों के पिरोने की कोशिश की, परंतु कोई भी कामयाब ना हो सका। हिमालय से बहती नदियों का अत्यधिक सुंदर मानवीय कारण इस पाठ में किया गया है। नदियों को हिमालय की बेटियां कहकर संबोधित किया है, तो कहीं उनके चंचलता और कल कल की ध्वनि की तुलना छोटे बच्चों की शरारतों और खिलखिलाहटों से की है। हिमालय की बेटी में लेखक ने गंगा, यमुना और सतलुज का बहुत ही अद्भुत मानवीकरण किया है। इस पाठ के द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हर किसी को, चाहे वह मनुष्य हो या प्रकृति का रूप, हमेशा वैसा ही नहीं होता जैसे हमें दिखाई दे रहा हो। हो सकता है जो हमें भयानक हानिकारक लग रहा हो वह वास्तव में शांत और लाभदायक हो। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें सभी पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए भी। तो ये कविता का ये हमारी जो पाठ है हिमालय की बेटियां उसका सारांश हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवि ने पाठ में दामाद किसे कहा है? जो कवि है उसने पाठ में दामाद किसे कहा है? तो पर्वतों को, वृक्षों को, समुद्र को, आकाश को। तो समुद्र को क्या कहा है? कवि ने दामाद कहा है। दामाद की संज्ञा समुद्र को दी है कवि ने। इस पाठ में ससुर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक है, जो हिमालय की बेटियां, इसमें ससुर शब्द का प्रयोग
किसके लिए हुआ है? तो ये हमें बताना, लेखक के लिए, हिमालय के लिए, प्रकाश के लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए। तो हिमालय के लिए ससुर शब्द का प्रयोग हुआ है भाई। तीसरा क्वेश्चन है, कालिदास की किस पुस्तक का वर्णन इस पाठ में हुआ है? तो कालिदास की कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका वर्णन इस पाठ में हुआ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत। ये चारों की चारों पुस्तकें कालिदास की है और मेघदूत का वर्णन इस पाठ में हुआ है भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत पर पहुंचकर लेखक ने नदियों को किस रूप में देखा? ये कभी हिमालय पर्वत पर पहुंचकर लेखक ने नदियों को किस रूप में देखा? ये हमें बताना है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, किसी देवी के रूप में। तो भाई बेटी के रूप में हिमालय पर्वत पर पहुंचकर लेखक ने नदियों को देखा भाई। पांचवा क्वेश्चन है, नदियों का लक्ष्य कहाँ पहुंचना होता है? जो नदी है इनका लक्ष्य कहाँ पहुंचना होता है भाई? तो एक मैदानों में, दो खेतों में, तीन लहरों के द्वारा गांव गांव में, चार समुन्द्र में। तो लहरों के द्वारा गांव गांव में, पांचवे का तीसरा आंसर ठीक रहेगा। नदियों का लक्ष्य होता है लहरों के द्वारा गांव गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन रहेगा भाई, पहाड़ी आदमियों को बालिकाओं का रूप आकर्षक क्यों नहीं लगता? पहाड़ी आदमियों को बालिकाओं का रूप आकर्षक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वे आकर्षक नहीं है। पहाड़ी लोग प्रतिदिन उनके रूप को देखते हैं, अतः उनके लिए आकर्षक नहीं रही। पहाड़ी लोग उन्हें बालिका के रूप में देखते हैं, पहाड़ी लोग उन्हें माता के रूप में देखते हैं। तो अपना दो ऑप्शन ठीक रहेगा। पहाड़ी लोग प्रतिदिन उनके रूप को देखते हैं, अतः उनके लिए आकर्षक नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, कालिदास किस भाषा के कवि थे? जो कालिदास थे वो किस भाषा के कवि थे? एक हिंदी के, दो संस्कृत के, तीन बंगाली के, चार मराठी के। तो कालिदास भाई संस्कृत भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के चिंतित होने का क्या कारण हो सकता है? हिमालय के चिंतित होने का क्या कारण हो सकता है? अपनी बेटियों के नटखटपन को देखकर, अपनी बेटियों को जवान देखकर, एक और दो दोनों कथ्य सत्य हैं। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। ठीक है, एक और दो दोनों ही कथ्य ठीक है भाई। हिमालय अपनी बेटियों के नट नटखटपन को देखकर चिंतित था, अपनी बेटियों को जवान देखकर वो चिंतित था भाई। चौथा पाठ है कठपुतली। ठीक है, कठपुतली पाठ देखते हैं। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, ये कविता है। लेखक परिचित करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिकरिया गांव में हुआ था। कब भाई? 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद के टिकरिया गांव में हुआ था, मध्य प्रदेश के। वह कविता, निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य लिखने में निपुण थे। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि एवं गांधीवादी विचार रखते थे। ये गांधीवादी विचार के कवि थे भी ये शमशेर भवानी प्रसाद मिश्र। गांधी दर्शन का प्रभाव उनकी कविताओं में साफ देखा जा सकता है। वे दूसरा शतक के प्रथम कवि माने जाते हैं। और भाई जो अज्ञे द्वारा प्रयोगवाद में जो शतक चलाए गए थे, शतक परंपरा के ये दूसरे शतक के प्रथम कवि है। उनके गीतों ने आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनका प्रथम काव्य गीत है काव्य गीत गीत फरोश अपनी नई शैली एवं नवीन पाठ प्रभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में उनके काव्य कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला भाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला भाई? भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में। और कौन सी काव्य कृति पर? बुनी हुई रस्सी पर भाई। तो जो कविता है कठपुतली उसका हम सार करते हैं। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कठपुतली जो परतंत्र है वह स्वतंत्र होने के लिए बोल उठी, यह धागे मेरे शरीर में आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, तो इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो। उसकी बात सुनकर कठपुतलियां भी बोलने लगे, हमें भी अपने मन की बात कहनी है जो हमने नहीं की। अपनी इच्छाओं को हमने भी दबाकर रखा हुआ है। अन्य कठपुतलियों की यह बात सुनकर पहले कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके
इस इच्छा का क्या परिणाम होगा? क्या वे स्वतंत्रता को संभाल पाएंगे? अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी? अन्य कठपुतलियां आजादी का सही प्रयोग कर सकेंगी? फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। तो भाई ये कविता का सार था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? जो कठपुतली कविता है इसके रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, भवानी प्रसाद मिश्र है, सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो दो ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कठपुतली कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को किस बात का दुख है? जो कठपुतली है भाई उसको किस बात का दुख है? तो ए ऑप्शन है हरदम हंसने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का। तो कठपुतली को भाई दूसरों के इशारे पर नाचने का दुख है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? जो कठपुतली है उसके मन में भाई कौन सी इच्छा जगी थी? तो मस्ती करने की, खेलने की, आजाद होने की या नाचने की? तो कठपुतली के मन में भाई आजाद होने की इच्छा जगी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, कठपुतली को किन से परेशानी थी? जो कठपुतली थी भाई उसको किस से परेशानी थी ये हमें बताना है। तो गुस्से से, पांव से, धागों से, उपयुक्त सभी से। तो धागों से परेशानी थी कठपुतली को भी। पांचवा क्वेश्चन है, पांव को छोड़ देने का, पांव को छोड़ देने का क्या अर्थ है? पांव को छोड़ देने का क्या अर्थ है? सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सारा हटा देना। तो स्वतंत्रता कर देना, स्वतंत्र कर देना। ठीक है, ये है अर्थ भाई पांव को छोड़ देने का। छठा क्वेश्चन है, कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है? कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है? काठ की पुतली, काठ की गुड़िया, गांव की पुतली, प्लास्टिक की गुड़िया। तो भाई काठ की पुतली। ठीक है, कठपुतली का यह अर्थ होता है। सातवां क्वेश्चन है, कविता में कठपुतली किसकी प्रतीक है? जो कविता है कठपुतली उसमें क्या है? कठपुतली किसकी प्रतीक है ये हमें बताना है। तो खिलौने की, आम लोगों की, स्वतंत्रता की या उड़ने की? तो आम लोगों की प्रतीक है कठपुतली भाई। आठवां क्वेश्चन है, हमें अपने मन में छंद हुए का क्या अर्थ है? क्या भी हमें अपने मन में छंद हुए का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। अपने मन का काम अपने लिए जीना, अपने मन की बात सुनना, नया जीवन जीना। तो अपने मन की बात सुनना ये अपने छंद का मतलब है भाई। नौवां क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कठपुतली की मनोदशा कैसी है? ठीक है, तो मनोदशा कैसी है ये हमें बताना है। क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, पराधीनता रहने की अपनी नियति को स्वीकार कर रही है, आजीवन स्वतंत्र रहना चाहती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है भाई, ये इसकी मनोदशा है कठपुतली की इस लेसन में, कठपुतली पाठ में। तो भाई ये जो अध्याय हमारा 4 ये भी कंप्लीट होता है। पांचवा अध्याय देखते हैं हम, मिठाई वाला भाई। ठीक है, मिठाई वाला, इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं मिठाई वाला के लेखक। तो लेखक परिचय देखते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी कानपुर के मंगलपुर गांव में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 11 अक्टूबर 1899 को भगवती प्रसाद वाजपेयी का कानपुर के मंगलपुर गांव में भाई, मंगलपुर गांव में हुआ था। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नियमित पढ़ाई मिडिल तक की और कई नौकरियां की और लेखन जारी रखा। क्रम से संपादक हो गए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने और लेखन के लिए भी अपना भाग्य आजमाया है। सारांश देखते हैं मिठाई वाले कहानी का। इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। जो मिठाई वाला है, ठीक है, वो क्या है? वो कहानी विधा से है भाई। तो इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खो देने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है, बच्चों को पुकारता है और खिलौने सस्ते दामों पर देकर जाता है। 6 महीने बाद वही मुरली बेचने आता है, मुरली वाला बनकर। 6 महीने बाद क्या बन के आता है? मुरली वाला बनकर आता है मुरली बेचने। बच्चे इकट्ठे होते हैं और मुफ्त में उन्हें मुरली देकर जाता है।
फिर 8 महीने बाद वही मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आता है। देखो 6 महीने बाद क्या था, मुरली बेचने वाला आता, 8 महीने बाद क्या है, मिठाई वाला बनकर आता है भाई, और बच्चों को पुकारता है। बच्चों की माँ रोहिणी, क्या बता रखा, बच्चों की माँ का नाम रोहिणी। यह सब देखती है और उसे पहचान लेती है। उससे पूछती है कि कभी तुम खिलौने वाला, कभी तुम मुरली वाला, कभी मिठाई वाला बनकर आते हो, आखिर क्या राज है। तो वह कहता है कि वह एक नगर का अमीर आदमी है, उसके 2 बच्चे, एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। पुरानी यादें बातें याद कर फूट फूट कर रोने लगता है और बताता है कि वह बच्चों की झलक देखने के लिए यह सब सामान बेचता फिरता है और चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता हुआ चला जाता है। किन 2 बच्चों का नाम आया, चुन्नू मुन्नू का आया है, और उनकी माँ का क्या नाम है, रोहिणी भाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मिठाई वाला पाठ के लेखक का क्या नाम है भाई, तो क्या नाम है देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र है, भगवती प्रसाद वाजपेयी है, विजय तेंदुलकर है, या शिव प्रसाद सिंह है। तो 2 ऑप्शन ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं। किसने किसके आने पर युवतियां चीकों को उठाकर नीचे झांकने लगती थी, तो बच्चों के, शेर के, खिलौने वाले के, या मदारी वाले के भी, तो भाई खिलौने वाले के। तीसरा ऑप्शन ठीक है अपना। तीसरा क्वेश्चन है, राय विजय बहादुर का रोहिणी के साथ क्या संबंध था। जो राय विजय बहादुर है, ठीक है, उसका रोहिणी के साथ क्या संबंध था, ये हमें बताना है। बहन भाई का, बाप बेटी का, पड़ोसी पड़ोसन का, या पति पत्नी का। तो पति पत्नी का संबंध था राय विजय बहादुर और रोहिणी का भी। फोर्थ क्वेश्चन है, खिलौने वाला दूसरी बार नगर में क्या बेचने आया। तो क्या बेचने आया था भाई दूसरी बार, जो जब वो 6 महीने में आया था, तो 1 मिठाई, 2 मुरली, 3 खिलौने, 4 टोपियां। तो भाई दूसरी बार आया तो मिठाई बेचने आया था भाई, ठीक है। पहली बार आया तो मुरली बेचने आया, दूसरी बार मिठाई। मिठाई वाला कैसा साफा बांधता था, जो मिठाई वाला था भाई वो कैसा साफा बांधता था। तो अमृतसरी, जयपुरी, बीकानेरी, हरियाणवी। तो बीकानेरी साफा बांधता था मिठाई वाला भाई। मिठाई वाला अपनी मुरली को कितने पैसों में बेचता है। जो मिठाई वाला है वो अपनी मुरली को कितने पैसे में बेचता है, 5 पैसे में, 3 पैसे में, 2 पैसे में, 1 पैसे में। तो मिठाई वाला अपनी मुरली को 2 पैसों में बेचता है। 7वां क्वेश्चन है, जब सेठ ने एक बटन दबाया तो क्या हुआ। जब सेठ ने एक बटन दबाया तो क्या हुआ। अंदर से एक नौकर भाग कर आया, चिड़िया फुर से उड़ गई, चिड़िया के लिए भोजन आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो अंदर से एक नौकर भाग कर आ गया एक बटन दबाने से भाई। 8वां क्वेश्चन है, सर जी मसनद के सहारे किस पर बैठे थे। जो सर जी थे वो मसनद के सहारे किस पर बैठे थे। तो दरी पर, गलीचे पर, गद्दे पर, चटाई पर। तो गलीचे पर बैठे थे भाई मसनद के सहारे। 9वां क्वेश्चन है, माला माल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। माला माल होना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई। धनवान होना, कमजोर होना, कंगाल होना, ताकतवर होना। तो धनवान होना माला माल मुहावरे का अर्थ रहेगा। 10वां क्वेश्चन है भाई, अप्रतिभ शब्द का क्या अर्थ है। अप्रतिभ शब्द का क्या अर्थ है। पर्सन जो पहले ना हुआ हो, सजग या उदास। तो अप्रतिभ शब्द का अर्थ है उदास भाई, क्या है, उदास। फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज अपने 5 पाठ कंप्लीट होते हैं। मैंने 5 पाठ आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। लेखक परिचय करवा दिया, सारांश और उनके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर PDF शेयर करती हूँ। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।